फैनमैन ये का भूत हर रात को उस आग फॉर्म के सपने में आने लगा। वह भूत तारों से लटका हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वो मदद की भीख मांग रही है कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। माना कि कोई एक सपना है, वो 1 या 2 दिन तक आ रहा है, तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। जब एक ही सपना कई हफ्तों तक बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे। कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे एक अपार्टमेंट में बंधक बनाकर रखा गया। उसके गुंडे मवाली दिन में कई बार उसके साथ रेप करते। सिर्फ 1 या 2 दिन तक नहीं, ऐसा महीनों तक चलता रहा। उसके साथ टॉर्चर करते, उसके साथ रेप करते, उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर मारते। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। खाने के नाम पर सिर्फ उसे मल और मूत्र दिया जाता था। एक आदमी एक औरत के साथ जितनी दरिंदगी कर सकता है वो सब उसने फैनमैन ही के साथ किया। मैं ये मानता हूँ कि उस औरत के साथ जो क्रूरता बरती गई, जो बर्बरता उसके साथ की गई, जो कृत्य उसके साथ किया गया, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब अदालत में उस महिला के बॉडी पार्ट्स को पेश किया गया, उसके सिर को पेश किया गया, जज को उस महिला का सिर दिखाया गया, तो डॉक्टर साहब और पूरे कोर्ट परिसर में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो गंध उस कोर्ट में नहीं आ रही थी। डॉक्टर सबसे ज़्यादा हैरान था क्योंकि उस बॉडी पार्ट्स पर केमिकल छिड़के हुए थे, तो कोई भी गंध आने का नाम ही नहीं था। तो फिर यहाँ पर गंध कैसे आ गई पूरी कोर्ट परिसर में। जैसे ही जज ने उस पोर्टल को खोलकर देखा तो वो गंध पूरे कोर्ट में फैल गई। जब डिफेंस वकील ने उन तीनों आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई और यह कहा कि इसमें मर्डर की चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि कहीं से भी यह नहीं लगता है कि इस महिला का मर्डर हुआ है, तभी उस कोर्ट परिसर में मौजूद सारी बत्तियां, सारे लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मतलब बंद होना, फिर वापस चालू होना, वापस बंद होना, वापस चालू होना, ऐसे कई बार होता रहा। जिस अपार्टमेंट में फैनमैन यी के साथ टॉर्चर किया गया, कई महीनों तक उसके साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई, उसके बॉडी पार्ट्स को चॉप किया गया, उसके बॉडी पार्ट्स को उबाला गया, उस अपार्टमेंट में लोगों को अब फैनमैन यी दिखने लगी। कहीं सीढ़ियों पर दिखाई देती, कभी उनके सपने में दिखाई देती, कभी वो सीढ़ियों पर रोती हुई मिलती उनको। अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग, उनको डर लगता कि फैनमैन यी उनको कहीं दिखाई ना दें, क्योंकि फैनमैन यी उन्हें सब जगह दिखाई दे रही थी। फैनमैन यी की आवाज़ें आने लगती थी, फैनमैन यी बहुत ज़्यादा रोती थी और उनसे मदद की भीख मांगती थी। और इसी वजह से अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगे। अपार्टमेंट ही ऐसा था कि उस अपार्टमेंट के मौजूद जितने भी घर थे, वहाँ पर मौजूद लोगों ने ऐसा कहा है कि उस अपार्टमेंट से रात को फैनमैन यी की रोती हुई आवाज़ें आती हैं और वो मदद की भीख मांगती हैं, कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं। तो उस अपार्टमेंट के पास में जितने भी लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे करके वहाँ से अपने घर को खाली कर दिया। और कहते हैं कि उस अपार्टमेंट में जितने भी किराएदार आए वो ज़्यादा देर तक टिके नहीं, जैसे ही आए वो कुछ हफ्तों के बाद में वापस भाग जाते। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेंसिक फाइल। आज है 21 जुलाई और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। दोस्तों, मेरा नाम है केडी राठौड़ और आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हांगकांग के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। इतनी ज़्यादा ब्रूटल, इतनी ज़्यादा क्रूर, इतनी ज़्यादा खौफनाक जो घटना है एक महिला के साथ हुई है, वो किसी के साथ नहीं हुई है। ऐसा कहते हैं कि आज भी जब इस कहानी को लोग सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इस केस को हेलो किटी मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। आज मैं इस हेलो किटी मर्डर केस की पूरी कहानी आपके साथ साझा करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत होती है आज से 24 साल पहले। ये कहानी मई 1999 की है। दोपहर का समय था। एक 14 साल की लड़की, अकेली लड़की, दोपहर में हांगकांग पुलिस स्टेशन में पहुंचती हैं और पुलिस कहती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तब वह लड़की कहती है कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं। पिछले 3-4 हफ्तों से एक भूत मुझे रोज़ रात को मेरे सपने में आकर परेशान करती हैं।
एक भूत है, एक औरत का भूत। पुलिस वाले उस लड़की की बातों पर हंसते हैं तो लड़की कहती है कि सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही सीरियस हूँ। एक औरत रोज़ रात को मेरे सपने में आती है, उसके गले में इलेक्ट्रिक वायर बंधे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कोई उसका गला दबा रहा हो। उस औरत के पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं और वो मुझसे मदद मांग रही है और कुछ ही देर के बाद वो औरत मर जाती है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो? तब वह लड़की कहती है कि सर मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, वो भूत रोज़ रात को मेरे सपने में आती हैं और मुझसे मदद की भीख मांगती हैं। वह लड़की कहती है कि उस औरत का कत्ल हुआ है और वो मुझे भूत बनकर परेशान करती हैं। तो पुलिस वाले उस लड़के की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, उसकी बातों पर हंसते हैं और यह कहते हैं कि ये तो 14 साल की बच्ची है, पागल हो गई है, और उसे डरा कर उसे वहाँ पुलिस स्टेशन से भगा देते हैं। लेकिन वो लड़की अगले दिन वापस पुलिस स्टेशन पर आती हैं और पुलिस स्टेशन में आकर कहती हैं कि वह औरत फिर से मेरे सपने में आई है, तारों से बंधी हुई है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है, उसके शरीर से खून बह रहा है। वो औरत फिर से मेरे सपने में आकर मुझे परेशान करती हैं और मुझे तंग करती हैं। फिर भी पुलिस वाले उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन तभी लड़की कुछ ऐसी बात बता देती है जिसके चलते पुलिस को उस लड़की की बातों पर यकीन करना पड़ता है। वो लड़की कहती है कि मैं जिस औरत की बात कर रहा हूँ जो तारों में बंधी हुई है, जिसका गला दबाया जा रहा है, जिसे टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ रेप किया जा रहा है और उसके कत्ल में जाने अनजाने में मैं भी शामिल हूँ। जब लड़की यह बात कहती है, आँख फॉर्म जब ये कहती है, तो पुलिस वाले उस लड़की की बातों पर सीरियस हो जाते हैं। पुलिस पूछती है कि ये कहाँ का मामला है, यानी कि ये कत्ल कहाँ पर हुआ है। तब वह लड़की उस अपार्टमेंट का पूरा एड्रेस बताती है और कहती हैं कि उस अपार्टमेंट में एक फ्लैट है, उसी फ्लैट में उस भूत की हत्या हुई है। तो पुलिस उस लड़की को लेकर यानी कि साथ में लेकर वहाँ पर उस अपार्टमेंट पे पहुँच जाते हैं। जैसे ही पुलिस उस घर का दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस को एक अजीब सी बदबू आती है दोस्तों, और उसके बाद पुलिस छानबीन करती हैं, उस घर की तलाशी लेती हैं। तब उनको उस घर में एक अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं दोस्तों। वह घर पूरा का पूरा हेलो किटी से सजा हुआ था, जैसे कि बेड, पोस्टर, पर्दे, टॉवल, सब में हेलो किटी था दोस्तों। यानी कि हेलो किटी थीम से उस घर को पूरी तरीके से डिज़ाइन किया गया था। और उस घर में एक अजीब सी चीज़ थी जो सबको खटक रही थी, यानी पुलिस वालों को वो चीज़ खटक रही थी कि ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है और ये चीज़ इतनी बड़ी है जिसे लोग आमतौर पर उसे घर में रखते नहीं हैं। बेड पर एक हेलो किटी डॉल पड़ी हुई थी, यानी कि जलपरी के आकार की एक डॉल, जिसमें तो पैर होते हैं वो मछली के होते हैं और जो सर होता है वो एक महिला का होता है। और हेलो किटी डॉल छोटी होती है, लेकिन वो डॉल बहुत ही बड़ी डॉल थी और दिखने में बहुत सी अजीब थी। कहने का मतलब यह है कि वो डॉल आम डॉल के मुकाबले थोड़ी बड़ी थी और ऐसी डॉल को लोग खरीदते नहीं हैं। जब पुलिस उस डॉल की तलाशी लेती है तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि उस डॉल के सिर को ऐसा लग रहा था कि उस डॉल के सिर को रिप्लेस किया गया है, यानी कि उस सिर को काटा गया है और वापस उस सिर को सिला गया है। जब पुलिस ने उस डॉल के सिर को अलग किया, यानी कि काट कर जब देखा, तो पुलिस हैरान रह जाती हैं, दंग रह जाती हैं, क्योंकि उस डॉल के सिर के अंदर था एक इंसानी सिर, यानी कि एक महिला का सिर जो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उस सिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस सिर के साथ बहुत ही कुछ हुआ है, बहुत ही उसके साथ एक्सपेरिमेंट हुआ है। उस सिर को गर्म पानी में बॉईल किया गया है, यानी कि उबाला गया है, और शायद उस सिर को काटने की भी कोशिश की गई है। अब जब पुलिस को उस औरत का सिर मिला तो पुलिस को उस लड़की की बातों पर यकीन हो गया कि जो आँख फॉर्म कह रही है वो सत्य कह रही है। अब पुलिस को ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर किसी औरत का कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल किसका हुआ है इसकी आइडेंटिटी कन्फर्म नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों पूरी कहानी सामने आती है, एक ऐसी कहानी जो पूरी हांगकांग के इतिहास में सबके रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी कहानी जिसे ना पहले कभी सुना गया और ना ही पहले कभी सुनाया गया। हांगकांग में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था फैन मैन यी। फैन मैन यी साधारण परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए बचपन में ही उसके माता पिता ने उसको लावारिस छोड़ दिया था सड़क पर। अब फैन मैन यी इधर उधर भटकने लगी, चाइल्ड केयर होम में रही, धीरे धीरे बड़ी हुई। अब वो 18 साल की एक बालिग लड़की बन चुकी थी।
लेकिन दोस्तों तब तक फैनमैन ई को ड्रग्स की लत लग चुकी थी। वो ड्रग्स की एडिक्टेड हो गई थी, लेकिन उसके पास ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास नौकरी थी नहीं, सड़क पर घूमती थी। माँ बाप ने बचपन में ही उसे निकाल दिया था, तो इसलिए किसी का आसरा था नहीं। तो इसलिए ड्रग्स को खरीदने और अपनी ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए वो प्रॉस्टिट्यूट के धंधे में उतर आई थी, यानी कि जिस्म फरोशी का धंधा। अब वो प्रॉस्टिट्यूट का काम करती और प्रॉस्टिट्यूट से जितने भी पैसे मिलते वो उसका ड्रग्स खरीद लेती थी। अब पैसे बाकी बचते नहीं थे, तो बाकी सारे खर्चे भी थे। उसने उन खर्चों को निकालने के लिए नाइट क्लब को ज्वाइन कर लिया। नाइट क्लब में वो ड्रिंक सर्व करती। नाइट क्लब में काम करते करते दोस्तों उस लड़की की मुलाकात एक शख्स से हो जाती है, और उस शख्स का नाम था चैन मैन लॉक। उसकी उम्र तकरीबन 34 साल की थी, और इस फैनमैन ई यानी कि इस लड़की की उम्र करीब 23 साल की थी। जब इन दोनों की मुलाकात होती है दोस्तों, तब इन दोनों को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इसकी वजह यह थी कि फैनमैन ई ड्रग्स एडिक्टेड थी और प्रॉस्टिट्यूट का काम भी करती थी, और चैनमैन लॉक एक दलाल था और एक ड्रग डीलर था। तो इन दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे से पूरी हो सकती थी, तो इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। सब कुछ दोस्तों ठीक चल रहा था, तभी अप्रैल का महीना आता है। अप्रैल 1997 की बात है। एक दिन फैनमैन ई चैनमैन लॉक के घर पर थी, और उस समय चैनमैन लॉक बाथरूम में स्नान कर रहा था, और उसका पर्स है उसके कमरे में पड़ा हुआ था। और तभी फैनमैन ई उसके पर्स को चुरा लेती है, और उसके पर्स में थे तकरीबन 4000 अमेरिकी डॉलर। उसके बाद वे पर्स लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। तब चैनमैन लॉक जब पर्स को ढूंढता है, तब उसे पता चलता है कि उसका पर्स गायब हो गया है। तब उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई आया नहीं, तो पूरा यकीन हो जाता है कि ये पर्स फैनमैन ही ने ही चुराया है। मतलब ये शक नहीं था, यकीन था, और फैनमैन ही ने चैनमैन का पर्स चुराया है, और ये सीधी सीधी चोरी थी। चैनमैन को बहुत ही गुस्सा आता है। वह पैसे से एक दलाल, एक ड्रग डीलर, वह हमेशा अपने गुंडे मवालियों के बीच में रहता है। उसके पास कई शूटर दोस्त थे। उसने अपने एक शूटर दोस्त को फ़ोन किया, कहा कि घर आओ। घर आकर चैनमैन कहता है कि जाओ और फैनमैन ही को किडनैप करके लेके आओ। वह एक अपार्टमेंट का एड्रेस बता देता है कि इस अपार्टमेंट पे यह फ्लैट है, यहाँ पर उस फैनमैन ही को किडनैप करके लेकर आओ। वो शूटर जाता है और फैनमैन ही को किडनैप करके उस फ्लैट में लेकर आ जाता है। चैनमैन फैनमैन ई से कहता है कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं और तुम्हें पैसे वापस देने होंगे। तब फैनमैन ई कहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, यानी कि पैसे ख़त्म हो चुके हैं। तब चैनमैन कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, तो इसलिए तुम्हें अब जिस्म फरोशी का धंधा करना पड़ेगा। अब फैनमैन ई चैनमैन के लिए जिस्म फरोशी का धंधा करने लगी थी। इसी दौरान कई महीने बीते, लेकिन फिर भी चैनमैन लॉक का मन नहीं भरा। अब वह अपने गुंडे मवालियों से उस लड़की का रेप करवाने लगा। उसे उस अपार्टमेंट में बंधक बनाकर रखा गया कई हफ्तों तक, और ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इसी दौरान चैनमैन के गुंडे उसके साथ दिन में कई बार रेप करते, उसे मारते, पीटते, उसे सिगरेट से जलाते, और उसके सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर चलते फिरते उसे मारते। अब चैनमैन लॉक एक ड्रग डीलर था और एक दलाल था, और वह प्रोस्टिट्यूट के बिज़नेस में सभी महिलाओं को जानता था, और कई बच्चियां थी जो 18 साल से कम आयु की थी, और वो भी प्रोस्टिट्यूट के इस धंधे में काम करती थी, प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती थी। और उन्हीं बच्चियों में से एक थी 14 साल की एक लड़की है जिसका नाम है आक फॉर्म, और ये नाम असली नाम नहीं है, पुलिस ने उसे ये नाम दिया है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। आक फॉर्म गरीब परिवार से थी और मजबूरी और माली हालत की शिकार थी, इसलिए वे आक फॉर्म इन सभी चीज़ों से निकलने के लिए प्रॉस्टिट्यूट का धंधा करने लगी और इन गलत लोगों के चुंगल में फंस गई। एक रोज़ आक फॉर्म जब उस अपार्टमेंट में पहुंचती हैं तो वह देखती हैं कि कुछ 2 से 3 लोग, एक लड़की है फैनमैन ही, उसके साथ बहुत ही भयानक तरीके से उसके साथ दरिंदगी बरत रहे हैं। वहाँ पर उसने देखा कि फैनमैन ही बिजली के तारों से बंधी हुई है
उसे मार रहे हैं, जला रहे हैं और यहाँ तक कि उसे खाने के नाम पर मल और मूत्र दिया जा रहा है। और इतनी ज़्यादा उसके साथ हैवानियत बरत रहे थे वे लोग। उसे टॉर्चर करना, मारना, पीटना, उसका गला दबाना। आर्क फॉर्म कहती हैं कि वे लोग उस लड़की के सिर को पंचिंग बॉक्स बनाकर उसके सिर पर मारते थे, एक साथ 50-50 बार मारना। और उस लड़की को भी बोला गया, यानी आर्क फॉर्म को भी बोला गया कि तुम भी मारो। तो वह लड़की हंसकर उस लड़के के सिर पर पंचिंग बॉक्स मारती है। लेकिन शायद उस लड़के को ये पता नहीं था। उसने सोचा कि ये सिर्फ खेल है और ये सब कुछ महीने भर तक चलता रहा। उसे मारना, पीटना, टॉर्चर करना, उसे बंधक बना कर रखना उस अपार्टमेंट के फ्लैट में। और उस लड़के की आवाज़ें अपार्टमेंट के बाहर ना जाएं, इसके लिए उन्होंने पूरे कमरे को नॉइस रिडक्शन बना दिया, यानी कि साउंड प्रूफ बना दिया। और जो भी उस कमरे में बातें चलती, जो भी उसके साथ टॉर्चर करता और जब वो चिल्लाती, उसकी चीख बाहर नहीं सुनाई देती थी। और ये सब कुछ उस लड़के के साथ महीने भर तक चलता रहा। उसे मारना, पीटना, टॉर्चर करना, उसे सिगरेट से जलाना और उसका गला दबाना, उसके सिर के चारों तरफ तार लपेटना और खाने के नाम पर उसे मल मूत्र देना। आखिर वो भी एक इंसान थी। अप्रैल 1999 की बात है, जब ये सभी गुंडे मवाली वापस उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं उसे टॉर्चर करने के लिए, वापस उसे मारने पीटने के लिए। तब वे देखते हैं कि फैनमैन यी बेहोश पड़ी हुई है। जब पास आकर देखते हैं, नस को चेक करते हैं, तब उनको ये पता चलता है कि फैनमैन यी की मौत हो गई है। उन तीनों को गुस्सा आता है कि ये लड़की इतनी जल्दी कैसे मर गई है, अभी तो और ज़्यादा टॉर्चर करना बाकी है। उस लड़के की मौत के बाद बॉस को खबर दी जाती है कि फैनमैन यी की मौत हो गई है, अब क्या करें। चैनमैन लॉ कहता है कि उस लड़की को अगर ऐसे ही फेंक दिया तो पुलिस हमें पकड़ सकती है और हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसके लिए कुछ न कुछ इसका करना पड़ेगा, यानी कि इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। चैनमैन अपने आदमियों से कहता है कि तुम ऐसा करो, इस फैनमैन यी की डेड बॉडी को बाथटब में ले जाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अब टुकड़े करने के बाद एक चीज़ ये थी कि आस पड़ोस में गंद ना फैले, पुलिस को पता ना चले। इसलिए उन्होंने एक प्लान सोचा कि ऐसा करते हैं कि इन टुकड़ों को किचन में ले जाकर, जिन बर्तनों में खाना खाते थे वो, उन बर्तनों में उन टुकड़ों को पकाया जाता था, उन टुकड़ों को उबाला जाता था और फिर उबालने के बाद में उन टुकड़ों को पॉली बैग में डालकर जब भी उनको मौका मिलता तब वे कचरे के ढेर में फेंक देते थे। जहाँ पर कुत्ते होते थे उनके सामने उन बॉडी पार्ट्स को, उन टुकड़ों को फेंक देते थे। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, यानी कि फैनमैन यी के बॉडी पार्ट्स को, उन टुकड़ों को पकाकर उबाल कर उन कुत्तों के सामने फेंक देना। और उस फैनमैन यी के जो ऑर्गन्स थे उनको सेव करके एक जार में रख लिया। अब बाकी बचा सिर। तो चैनमैन ने सोचा कि अगर इस सिर को ऐसे ही फेंक दिया तो ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, पुलिस हमें सुराग से सबूत लेकर हमें पकड़ सकती है। तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ भी ऐसा ही करते हैं। तो वे लोग चैनमैन के सिर को एक बड़े से बर्तन में उबालते हैं और उसे उबाल कर उन्होंने एक बड़ा सा हेलो किटी डॉल मंगवाया था, एक जलपरी के आकार की डॉल जिसमें जलपरी के पैर होते हैं और ऊपर सिर एक महिला का होता है। तो उस जलपरी के सिर को निकाल कर वहाँ पर हेलो किटी डॉल को रख दिया था और उस डॉल के अंदर उस महिला का सिर फिट कर दिया था ताकि किसी को पता ना चले। अब हैरानी की बात यह है कि वो डॉल उसी घर के बेड पर पड़ी रही। अब महीना भर बीत गया, अप्रैल से मई आ गया और उसी दौरान ये सब चीज़ें हुई, टॉर्चर करना वगैरह। अप्रैल में ये सब चीज़ें हुई, उस लड़की के साथ टॉर्चर करना, मारना, पीटना, जलाना और उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर, उबाल कर उन कुत्तों के सामने फेंकना, ये सब चीज़ें चलती रही। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस कत्ल को इतना खुफिया तरीके से, इतना सीक्रेटली इस कत्ल को अंजाम दिया गया और किसी को भी नहीं पता चला कि इस अपार्टमेंट में किसी महिला की हत्या हुई है, इस महिला का कत्ल हुआ है। किसी को पता नहीं चला, पुलिस को भी नहीं पता चला। यहाँ तक कि पुलिस को सबूत भी नहीं मिला जब उसकी बॉडी पार्ट्स को कचरे के ढेर में फेंका गया था। बड़ी खामोशी से एक कमरे के अंदर उस महिला की मौत का राज दफन था। अब महीना भर बीत गया, अप्रैल से मई आ गया और वहीं आर्क फॉर्म, वहीं 14 साल की आर्क फॉर्म जिसने उस फैनमैन यी के सिर पर पंचिंग बॉक्स मारे थे,
मजाक में उसे ये लगा था कि ये खेल था। वह उसकी मौत के बाद कई बार वह फ्लैट में जा चुकी है और उसने देखा है कि वहाँ पर उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है। कुछ दिनों के बाद जब आँख फॉर्म आकर देखती हैं तो उसे पता चलता है कि फैन मैन ही मर चुकी है। अब वो किसी को बता नहीं सकती थी कि किसने उसकी हत्या की है, क्योंकि वो डरती थी और उसे ये पता था कि लोग बहुत ही खतरनाक हैं, उसके साथ भी ऐसी दरिंदगी कर सकते हैं। जब उसको पता चलता है कि फैन मैन ही मर चुकी है, तब से वह परेशान रहने लगी, बेचैन रहती और उसके सपनों में वही सेम डरावनी चीज़ें आती थी कि फैन मैन ही तारों से बंधी हुई हैं, उसके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और फैन मैन ही मदद की भीख मांग रही है कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। वही सेम सपना कई हफ्तों तक रिपीट हो रहा है, वही सेम सपना। तो आँख फॉर्म बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब ये सपना 1 या 2 दिन तक नहीं, कई हफ्तों तक आ रहा था। ऐसे करके महीना बीत गया, लेकिन वो सपना बंद नहीं हो रहा था। हर रात को वहीं डरावनी चीज़ें और वहीं उस औरत की डरावनी शक्ल उस आँख फॉर्म के सपने में आ रही थी। तब वे परेशान होकर एक दिन हांगकांग की एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती हैं और पुलिस वालों को पूरी खबर बताती हैं कि एक भूत है, एक औरत है, वो मुझे बहुत परेशान करती हैं और हर रात मेरे सपने में आती हैं, मुझे डराती हैं और मुझसे मदद की भीख मांगती हैं। तब पुलिस वाले 14 साल की बच्ची हैं, पागल हो गई, यह कहकर उसे भगा देते हैं। दूसरी बार आँख फॉर्म आकर पुलिस वालों को कहती हैं कि आँख फॉर्म कहती हैं कि वह सपना बंद नहीं हुआ है, फैन मैन ही फिर से मेरे सपने में आई और मुझसे मदद की भीख मांग रही है। तो पुलिस वाले उसकी बातों को टाल देते हैं, लेकिन इसी दौरान आँख फॉर्म कुछ ऐसा बता देती हैं जिसके चलते पुलिस वालों को यकीन करना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। उसकी वजह यह थी कि आँख फॉर्म कहती हैं कि जिस लड़की का कत्ल हुआ है उसके कत्ल में जाने अनजाने में एक मैं भी शामिल हूँ। पुलिस उस अपार्टमेंट में पहुँचती हैं और उस गुड़िया के सिर से फैन मैन ही का सिर निकाल कर और बाकी सारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन टुकड़ों को बरामद करके फॉरेंसिक लैब में भेजती हैं। लेकिन डॉक्टर भी मजबूर थे। फॉरेंसिक लैब में डॉक्टरों की पता नहीं चल पाया कि फैन मैन ही की मौत कैसे हुई है। फॉरेंसिक लैब में ये कंफर्म नहीं हुआ कि फैन मैन ही की मौत कैसे हुई है, या यूँ कह दो कि फॉरेंसिक लैब ये पता लगाने में नाकाम रहा कि फैन मैन ही की हत्या कैसे हुई। लेकिन दोस्तों, जब उस लड़की ने गवाही दी तब जाकर इसके आगे की कार्रवाई पूरी हुई। पुलिस ने उस लड़की को कहा कि तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, तो लड़की तैयार हो गई। पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दी, उसकी आइडेंटिटी छुपाई गई, उसको एक नया नाम दिया गया, आँख फॉर्म। और जब वह लड़की उस इंसिडेंट पर बयान देती है, अपना आंखों देखा हाल बताती हैं, इस पर पुलिस और अदालत ने कहा कि इस बच्ची ने जो कहानी बताई है इसे हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इस बच्ची के बयान के आधार पर उन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। एक दलाल, ड्रग डीलर चैनमैन लॉक और उसके 2 साथी शूटर, उन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है, उन पर मुकदमा चलता है। मुकदमा चला, लेकिन मुकदमे की बहस इस बात पर चल रही थी कि फैन मैन ही का कत्ल हुआ है या फिर टॉर्चर की वजह से उसकी जान गई है। अब हांगकांग में इन दोनों की अलग अलग सज़ाएं हैं, एक तो कत्ल करना और दूसरा कत्ल करने की कोशिश करना लेकिन कत्ल नहीं करना, यानी कि जान लेने की कोशिश करना लेकिन जान नहीं लेना। और जब अदालत में ये बहस और मुकदमा चला तब जज ने भी ये स्वीकार किया कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि फैन मैन ही की जान है वो कत्ल करने की वजह से हुई है। शायद कोई दूसरी वजह भी हो सकता है 1 महीने से उसे टॉर्चर किया जा रहा था और धीरे धीरे किस्तों में उसकी मौत हुई हो। लेकिन मैनस्लॉटर के चार्जेस लगते हैं, यानी कि एक इंसान को काटना, उसके मांस को पकाना, उबालना और बाहर फेंकना, सबूत मिटाना और उस महिला के सिर को डॉल के सिर के अंदर फिट करना। और ये एक ऐसी घटना थी जो हांगकांग के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी, इसीलिए ये कत्ल से भी ज़्यादा सीरियस मैटर है। इसके बाद अदालत ने उन तीनों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाई और इस शर्त पर कि 20 साल से पहले इनको पैरोल भी नहीं मिलेगी और उस बच्ची को छोड़ दिया गया और उसकी पहचान को छुपा दी गई। यहाँ पर दोस्तों 3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हैरान करती हैं। पहली यह कि इस कहानी की शुरुआत गोश्त से हुई। एक छोटी बच्ची है 14 साल की, उसके सपने में एक महिला आती थी तारों से बंधी हुई और उससे भीख मांगती थी और उसने जाकर पुलिस स्टेशन में
सब कुछ बता दिया, और या फिर यूँ मान लो कि उस गोश्त ने यानी उस भूत ने, उस महिला के भूत ने अपने चश्मदीद को, गवाह को पुलिस स्टेशन पहुंचा ताकि अपराधियों को पकड़ सके। और दूसरी चीज़ दोस्तों यह है कि जब अदालत में उस महिला के बॉडी पार्ट्स को पेश किया गया, यहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ पर मैं गोश्त की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, इन पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सभी रिकॉर्ड हैं वो वहाँ के सरकारी कागज़ों में लिखे हुए हैं, और ये बात उस अदालत के लीगल रिकॉर्ड में भी लिखी हुई है। ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। जब उस महिला के बॉडी पार्ट्स को डॉक्टरों ने दिखाया, जज के सामने पेश किया, उस पोर्टल को खोला, तो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहाँ पर कोई बदबू नहीं आ रही थी, तो और जैसे ही उस पोर्टल को खोला तब बदबू आने लगी थी। और डॉक्टर सबसे ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि उस बॉडी पार्ट्स पर एक केमिकल छिड़का हुआ था, और उस केमिकल के छिड़कने से बदबू नहीं आनी चाहिए, लेकिन बदबू आ रही थी। और इस बात से सभी लोग हैरान थे कि बदबू कैसे आ रही है, और धीरे धीरे वो बदबू पूरे कोर्ट रूम में फैल गई थी। जब कोर्ट रूम में बहस चल रही थी तो दोस्तों इन तीनों आरोपियों का एक डिफेंस लॉयर था। उसने इन तीनों को डिफेंड करने के लिए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि फैनमैन ई की हत्या कैसे हुई है, यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वह भी साबित नहीं कर पाई है कि फैनमैन की हत्या कैसे हुई है। तो इसलिए हमारे मुवक्किल पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगते हैं, और इसीलिए हमारे मुवक्किल को इन मर्डर के चार्जेस से दूर रखा जाए। यानी कि वो लॉयर हैं, वो इन तीनों अपराधियों को डिफेंड कर रहा था। तभी अचानक दोस्तों उस कोर्ट रूम की लाइटें फ्लिकर करने लगी, यानी कभी बंद होती, कभी चालू होती, फिर वापस बंद होती। ये सब काम तेज़ी से होने लगा। तो कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि अदालत में मुकदमे के समय कोर्ट रूम में बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी, और खुद जज ने ये कहा था कि जब भी वह कई बार उन औरतों की तरफ देखता था तो उन औरतों के बीच में उस फैनमैन ही का चेहरा दिखाई देता था। अब ये कैसे हुआ? और चौथी चीज़ यह कि जिस अपार्टमेंट में ये सब चीज़ें हुई, यानी कि फैनमैन ही को तड़पा तड़पा कर मारना, उस अपार्टमेंट में कोई किराएदार वहाँ पर टिका नहीं। कोई भी किराएदार वहाँ पर रहता तो हफ्ते भर टिकता, फिर वो भी भागने लग जाता। जो भी किराएदार आता कुछ हफ्तों तक रुकता, फिर वो भी भागने लग जाता। ये सिलसिला कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। इसकी वजह यह थी कि वे किराएदार बताते हैं कि उन्हें सपने में फैनमैनी दिखाई देती हैं, सीढ़ियों पर फैनमैनी दिखाई देती हैं, कभी रोती हुई दिखाई देती हैं, कभी तारों में बंधी हुई दिखाई देती हैं। और ये घटना सिर्फ उन किराएदारों के साथ भी नहीं हुई, ये घटना उन आस पड़ोस की तमाम जो लोग मौजूद थे उस अपार्टमेंट में, उनके साथ भी होने लगी। उन्हें फैनमैनी की आवाज़ें आने लगी, फैनमैनी चिल्ला रही थी, मदद की भीख मांग रही थी, बिजली के तारों से बंधी हुई, लहूलुहान पूरा शरीर, उसके साथ जो टॉर्चर हो रहा है, उसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और खाने के नाम पर उसे मल मूत्र दिया जा रहा है। ये सभी चीज़ें उनके सपने में आने लगी। अब दोस्तों जिसकी ये बिल्डिंग थी उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा। उसने सारे तरीके अपनाए, उसने इस बिल्डिंग को लीज पर देने, किराया कम करने, सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो सारे तरीके फेल हो गए। इस घटना के 15 साल बीत गए थे, अब साल 2012 आ गया था, लेकिन 15 साल बीतने के बाद भी लोगों के दिलों से वो दहशत कम नहीं हुई। वहीं उस महिला की आवाज़ उन्हें सुनाई देती थी, उस महिला का चेहरा उन लोगों के सामने आता था, तो वे डर जाते और वापस वहाँ से भागने लग जाते। तो ये कहानी ऐसे ही चलती रही। 15 साल बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने उस ऑनर को कहा कि इस अपार्टमेंट को गिरा दो, ताकि उस महिला की खौफनाक जो यादें हैं वो उस अपार्टमेंट के साथ ज़मींदोज़ हो जाएगी। तो मजबूरी में ऑनर को हाँ कहना पड़ा, और उसके बाद उस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया। इस वजह से दोस्तों उस अपार्टमेंट को गिरा दिया गया ताकि लोग फिर से उस अपार्टमेंट के बारे में, उस भूतिया अपार्टमेंट के बारे में, उस फैनमैन ई के बारे में बातें ना करें, और कोई भी उस फैनमैन ई को देख ना पाए, उस फैनमैन ई के भूत को देख ना पाए। इसके लिए उस अपार्टमेंट को गिराना पड़ा। और ये सभी बातें उस लीगल रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं, यानी सरकारी पन्नों में भी ये सभी बातें लिखी हुई हैं कि ये बिल्डिंग इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि फैनमैन ई का भूत है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो दोस्तों ये थी हेलो किटी मर्डर केस की पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ साझा की। पूरी दुनिया
हांगकांग और पूरी दुनिया में इस केस को हेलो किटी डॉल के केस के नाम से भी जाना जाता है। और आज भी जो भी उस घटना को याद करता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये पता चलता है कि जब इंसान अपना आपा खोता है तब वह क्या क्या कर सकता है, कितनी ज़्यादा दरिंदगी कर सकता है, एक औरत जात के साथ क्या क्या हो सकता है। इस घटना ने बहुत कुछ चीज़ें बताई हैं, काफ़ी लोगों की आंखें खोली हैं और कैसे उन लोगों ने उस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया। एक 23 साल की लड़की, एक मासूम सी लड़की, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उसका किडनैप किया, उसके साथ टॉर्चर किया। और कैसे पुलिस को ये कानो कान खबर भी नहीं हुई, पुलिस को पता नहीं चला कि उस अपार्टमेंट में उस महिला की हत्या हो गई है। ये सबसे बड़ा एक सिस्टम का फेलियर है। और अगर उस औरत का भूत उस 14 साल की लड़की आँख फॉर्म के सपने में नहीं आता तो शायद ही पता नहीं चल पाता कि इस अपार्टमेंट में कभी किसी महिला की हत्या हुई हो। और ऐसे बहुत सारे मामले मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। आपने देखा होगा कि सरदा मर्डर केस है, मीरा रोड मर्डर केस के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, अनुपमा मर्डर केस हैं और शिखा दुबे मर्डर केस हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ही तरीके से होती हैं, यानी महिला की हत्या कर दो, उसके टुकड़े कर दो, उन टुकड़ों को फेंक दो। इस सोसाइटी में लोग महिला को एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के सिवा उनकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी यूज करो और फेंक दो, जो कि गलत है। और इतनी ज़्यादा दरिंदगी करना किसी औरत के साथ, तो उन अपराधियों को सख्त से सख्त यानी कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। हमारे इंडिया में यहाँ पर फांसी की सज़ा होती है। जब कोई किसी नाबालिग लड़की का रेप भी करता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन वहाँ पर हांगकांग में इस बात के सबूत भी वहाँ पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को नहीं मिले कि फैनमैन ई की मौत कैसे हुई है। और वहाँ पर लॉयर हैं, उन तीनों को डिफेंड कर रहा है और सबूत मांग रहा है, जबकि एक लड़की गवाही दे रही है और वकील कहता है कि उस पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगते हैं, तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, जबकि उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इस बदलते परिवेश में हमें काफ़ी जगह हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कहाँ पर किससे बात करना, कहाँ पर किससे दोस्ती करना। हमें शुरुआत से ये सिखाया जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी है, अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है। अगर वो कोई चीज़ देता है तो अनजान व्यक्ति से वो चीज़ नहीं लेनी है, इसलिए क्योंकि अगर हम सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।